मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के मॉर्निंग प्राइम टाइम शो को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर, जिसमें प्रमुख खबरों में नजर होगी प्रधानमंत्री के ओडिशा दौरे को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री आज 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज उद्घाटन करने वाले हैं। और भारतीय प्रवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे विदेशों की धरती पर भारत का राष्ट्रदूत भी कहते हैं। जानेंगे इस सम्मेलन से जुड़ी तमाम जानकारी, संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ बात होगी महाकुंभ की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर महाकुंभ जा रहे हैं और प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों से जुड़ी बैठकें करने वाले, उसकी समीक्षा करने वाले, उससे जुड़ी जानकारी भी आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि तिरुपति मंदिर में क्यों मची भगदड़, इससे जुड़ी कहानी भी आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की भी, बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, साथ ही जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी और मौसम का हाल भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। तिरुपति मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रात में ही पहुंचे कई मंत्री। पीएम ने भी जताया दुख। आज घायलों से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज महाकुंभ की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। 6 नए कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी होगी मुलाकात। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग से तबाही, 5 लोगों की मौत, सैकड़ों घर खाक। करीब 1 लाख लोगों को निकाला गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। और खेल की खबरों में खो खो विश्व कप के लिए टीम का ऐलान। आज 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होंगे मुकाबले। भारत नेपाल के बीच मैच से होगा विश्व कप का आगाज। और नया सवेरा के टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और शुरुआत करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे, जो कि प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। इस सम्मेलन के दौरान 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत कल युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई। दुनिया भर में भारत और भारतीयता का जश्न मनाने वाले प्रवासी भारतीयों का महोत्सव प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में दुनिया भर से आए 5000 से अधिक प्रवासी भारतीयों का जमावड़ा हो रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग पहनावा, भाषा भी अलग अलग, लेकिन पहचान सिर्फ भारत और भारतीयता। सभी भारत के रंग में रंगे हुए, देश की मिट्टी की खुशबू से अभिभूत। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई, जिसकी शुरुआत ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले तेजी से बदलते नए भारत में सरकारों के काम करने का नजरिया बदला है। पीएम मोदी ने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं वाला एटीट्यूड दिया है। Some time ago, an observation by a famous Indian badminton player, PV Sindhu, on why Prime Minister Modi is a youth icon. She summed it up as his attitude, which moved the nation from chalta hai to badal sakta hai to hoga kaise nahi. Indeed, it is this very spirit
which has driven our achievements in recent years. इस साल सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। कार्यक्रम में रामायण, प्रौद्योगिकी और प्रवासी भारतीयों पर आधारित प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। रामायण प्रदर्शनी में बताया जाएगा कि कैसे ये महाकाव्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पहुंचा। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे। वो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी और 3 हफ्तों तक कई जगहों पर जाएगी। पीएम मोदी 4 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन करेंगे। रामायण की विरासत, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासियों के योगदान, मांडवी से मस्कट तक भारतीय प्रवासियों के विकास और ओडिशा की विरासत व संस्कृति। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं। वो वर्चुअली सम्मेलन को संबोधित करेंगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कई प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी देंगी। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की घटना को याद करते हुए 2003 में की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी उपलब्धियों को पहचानने, प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने और दूरियां मिटाने के साथ भारत की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास है। प्रवासी भारतीय दिवस का पहला दिन युवाओं पे केंद्रित था। कैसे उनके पोटेंशियल को, उनके स्किल सेट को भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनाया जा सके। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का फॉर्मली उद्घाटन करेंगे, उनका सेंट्रल मैसेज प्रवासियों को ये होगा कि आइए इस विकास यात्रा का हिस्सा बनिए, रियल स्टेक होल्डर्स। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करने वाले, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होने वाले हैं। और अमृतपाल सिंह हमारे साथ भुवनेश्वर से लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। आइए सीधा अमृतपाल का ही रुख कर लेते हैं और जानते हैं उनसे आज की ताज़ा अपडेट। अमृतपाल, अपनी मिट्टी की खुशबू को कौन भूल सकता है, और इससे बेहतर कौन बता पाएगा प्रवासी भारतीयों से ज़्यादा। और आज जब प्रवासी भारतीय दिवस मना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भुवनेश्वर में हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछली बार इंदौर में थे और प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था हमारे जो भारत के प्रवासी हैं वो विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रदूत हैं, यानी कि भारत के एम्बेसडर हैं। और साथ ही साथ अगर दुनिया के किसी भी कोने में वो मिले, लेकिन अगर कोई एक कॉमन फैक्टर उनको जोड़ता है तो वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, तो सभी की नज़र रहेगी उन पर जो समृद्ध और सशक्त भारत की तस्वीर दुनिया भर में पेश कर रहे हैं। बिल्कुल भावना, प्राइम मिनिस्टर जब संबोधित करेंगे या फॉर्मली इनॉग्रेट करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस को करीब 10 बजे के अराउंड, उनको उनका जो आह्वान होगा, उनका जो अर्ज होगा, अर्जिंग होगी डायस्पोरा को कि आप आएँ, आप इस मुल्क में वेलकम हैं, क्योंकि ये मुल्क आपका मुल्क है। पर इसकी जो विकास यात्रा है, विकसित भारत बनने का जो सपना है 2047 तक, वो इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है। उसमें इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, आर्ट्स, कल्चर, जिस फील्ड्स में AI, EV, जिस फील्ड्स में आपको महारत हासिल है, क्योंकि भारतीयों ने, प्रवासी भारतीयों ने बाहर जाकर काफ़ी अपना नाम कमाया है, काफ़ी फील्ड्स में बेहतरीन किया है। अब जब भारत एक विकास यात्रा पर अपनी एक ग्रोथ स्टोरी लिख रहा है, उसका हिस्सा बनिए, उसके स्टेक होल्डर्स बनिए और उससे लाभ भी उठाइए। आपका इमोशनल कनेक्ट है, ये वो धरती है जो आप छोड़ के गए थे, अपने आप कंट्रीज ऑफ रेजिडेंस में रहते हैं, या आपके पुरखे, क्योंकि जो डायस्पोरा है या प्रवासी हैं वो भी बड़े अलग अलग किस्म के हैं। कई 100 साल पहले गए हैं, कुछ इंडेंचर्ड लेबर जैसे ब्रिटिश लेके गए थे, कई प्रेजेंटली H1B वीज़ाज पे US में काम कर रहे हैं, या गल्फ में जो लोग काम करते हैं वो रिमिटेंसेस भेजते हैं। तो डायस्पोरा भी काफ़ी अलग अलग है, पर एसेंशली जैसे आपने कहा कि कॉमन फैक्टर ये है कि आप
हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, भारत से जुड़े हुए हैं, यहाँ के हैं और इसकी मिट्टी की खुशबू आपको बिल्कुल मोटिवेट तो करती है, आपका एक इमोशनल कनेक्ट तो है, पर उसके बियॉन्ड जाइए और अब आके इसमें हिस्सेदारी डालिए इस ग्रोथ स्टोरी में। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री का सेंट्रल मैसेज आज यही होगा। जी अमृतपाल, जब प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे तो उस संबोधन में कई बड़ी बातें तो जरूर होंगी, लेकिन विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान एक मुख्य बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में आज रहने वाली है। उड़ीसा में ये आयोजन हो रहा है, पहली बार ये आयोजन हो रहा है, अपने आप में ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उससे जुड़ा कार्यक्रम क्या है? देखिए, एक प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है जो लॉन्च की जा रही है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 3 हफ्तों के लिए टूरिस्ट जगहों पर और रिलीजियस जगहों पर जिन्होंने लोगों उसको तीर्थ दर्शन जिन्होंने करने हैं, वो प्रधानमंत्री उस ट्रेन को आज यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस के वेन्यू भुवनेश्वर से वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। वो ट्रेन चलेगी। तो ये लगातार ये ट्रेन की सर्विस एक बार लॉन्च हो गई तो होती रहेगी कि जब प्रवासी भारतीय अपने मुल्क लौटते हैं उनको एक स्टॉप शॉप है जो वो वहाँ बैठे अपने देश में बैठे बुक जहाँ वो रहते हैं वहाँ बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आएँ और उनको फिर वो जो तमाम अरेंजमेंट्स होते हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। वन स्टॉप शॉप है। तो उनके लिए ये सुविधा के लिए ये ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। भारत के लिए ऑफ कोर्स टूरिज़्म बढ़ेगा, प्रवासी आएंगे, वो और लोगों को लेके आएंगे। कल मैं जैसे कई प्रवासी भारतीयों से डेलीगेट से यहाँ बात कर रहा था, वो कहते हैं कि जी देखें 100 लोग अगर यहाँ आए हैं ना, 90 ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उन्होंने वापस चले जाना है। करीब 10 ने करनी है, 90 ने जाके और 900 को बताना है। वो जब आएंगे, चाहे वो जिस लिहाज पे आए, छोटे उस पे आए, टूरिज्म ये प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस पर दर्शन करके चले जाएं, आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, उनके लिए इमोशनल कनेक्ट, उनके लिए तीर्थ दर्शन होते हैं। तो ये इनिशिएटिव अपने आप में इसलिए नायाब है। बाकी जैसे आपने कहा कि उड़ीसा बिल्कुल अमृतपाल, तो कहीं ना कहीं विकसित भारत की इस यात्रा को ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो और मजबूती देगा और सशक्त बनाएगा और समृद्ध बनाएगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि निवेश ही एक सिर्फ मुख्य उद्देश्य नहीं है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और ये एक चेन है जो आगे बढ़ती जा रही है और भारत का जो रुतबा है वो विश्व में जिस तरीके से बढ़ रहा है वो सब देख रहे हैं। फिलहाल अमृतपाल, इन सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब 10 बजे नजर आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे भुवनेश्वर में। इन सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बढ़ते आगे आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में कल शाम अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। हादसे में हताहत लोगों का इलाज तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रोहिया सरकारी अस्पताल में हो रहा है। ये भगदड़ मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास हुई। दरअसल आपको बता दें कि वैकुंठ द्वार दर्शन 10 दिन के लिए खोले गए हैं, जिसके चलते टोकन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए टोकन की लाइन में करीब 4000 लोग लगे हुए थे। तिरुपति मंदिर हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति का जायजा लिया और आज वो घायलों से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बता दें कि कल शाम तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची है। 6 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए हैं। वैकुंठ द्वार दर्शन जो गेट है उसके बाहर ये भगदड़ मची। टोकन के लिए हजारों की संख्या में वहां लोग लगे हुए थे। करीब 4000 लोग बताए जा रहे हैं जो उस समय लाइन में लगे हुए थे। और ये जो द्वार है, वैकुंठ द्वार जो है वो सिर्फ 10 दिन के लिए खोला जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां थी, श्रद्धालु दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां भगदड़ मची अचानक और जिसके बाद वहां 6 लोगों की मौत हो गई है। कई अभी अन्य घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतक लोगों के लिए दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ आज एन चंद्रबाबू नायडू जो है मुख्यमंत्री, वो वहां जाके तिरुपति मंदिर जाके स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही साथ
उनको ये जानकारी भी मिलेगी कि किस तरीके से वहाँ भगदड़ मची। इसके साथ आपको बता दें कि मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास ये भगदड़ हुई थी। कल शाम ये भगदड़ हुई। मंदिर में भगदड़ को लेकर टीटीडी के चेयरमैन BR नायडू ने तिरुपति में भगदड़ के लिए माफी मांगी है। उन्होंने इसका कारण भीड़भाड़ बताया। उनका कहना है कि भगदड़ में कुछ लोग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हैं। वहीं तिरुपति नगर आयुक्त मौर्य की ने भी बताया है कि MGM स्कूल के एक काउंटर को छोड़कर हर काउंटर पर स्थिति शांतिपूर्ण थी। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। It is a very unfortunate incident, never happened in TTD history. I sincerely request to the devotees to apologize TTD, and we'll have a inquiry in this. Definitely, we'll take serious action against them. तो बेहद ही दुख की खबर है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में मची भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तिरुपति में भगदड़ के कारण कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करती हूँ। उधर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में मची भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई भगदड़ से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीश नायर फोन लाइन से जुड़ गए हैं तिरुपति से। आइए उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। जगदीश, आज मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू घायलों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ भगदड़ क्यों मची इसका भी जायजा लेंगे। कितने बजे मुख्यमंत्री तिरुपति वहां पहुंच रहे हैं और उसके बाद का उनका क्या कार्यक्रम है? भावना, मैं एक बता दूं कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से ये जो वैकुंठ एकादशी का टिकट जारी करते हैं, ये हर साल सही तरह से होता है। और एक बात क्या है कि पूरा टीटीडी इतिहास में इतना बड़ा इंसिडेंट कभी भी नहीं हुआ, और ये क्या हम कह सकते हैं, ये पहले बार हुआ है। और जो तिरुपति में 8 जगह में काउंटर खुला था और एक काउंटर तिरुमला में। ये जो तिरुपति में हर जगह जैसे भूदेवी कॉम्प्लेक्स और श्रीनिवासम, विष्णु निवासम और बैरागी पटड़ी में एक था, और ये जो बैरागी पटड़ी का जगह जो है तिरुपति रेसिडेंशियल कॉलोनी है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क भी है, पद्मावती पार्क। ये जो पार्क के अंदर किसी को भी एस्टिमेशन नहीं था कि इतने सारे लोग पार्क के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन भक्त लोग, बहुत सारे लोग इसी पार्क में थे। और जब गेट एक बार से खुला पार्क का, उसी वक्त सब लोग एक ही भागदौड़ हो गया और यहाँ पे 4 लोगों का मृत्यु हो गया। और उसके बाद और एक काउंटर जैसे विष्णु निवासम कहते हैं, वहाँ पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सब जगह का एक ही जंक्शन है, वो वहाँ पे भी क्राउड ज्यादा हो गया। और टीटीडी एस्टिमेशन से भी रीच ज्यादा होने के बाद वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ है और वहाँ 2 लोगों का मृत्यु हो गया। और पूरा ये 30 लोग तक पूरी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और सब उनको सिम्स हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट रियो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी 1 बजे को तिरुपति के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू पहुंचेंगे और घायल लोगों को बात करेंगे उनसे। और टीटीडी ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने फोन में बातचीत किए हुए हैं और सब लोगों को, जो घायल हुआ है उन सब लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है। और टीटीडी चेयरमैन जो कल मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने ये भी कहा है कि एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा लोग आ गए हैं और इसके वजह से इंसिडेंट हुआ है और इसका इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है, ऐसा करके उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है। और सब ये जो इंसिडेंट के बारे में हम देख सकते हैं, पूरा देश के नेता सब लोग कंडोलेंस कर रहे हैं। और अभी
तिरुपति में काउंटर दो 10th और 11th दोनों वैकुंठ एकादशी और द्वादशी टिकट खत्म हो चुका है और पूरा 10 दिन वैकुंठ द्वार खुला रहता है। लेकिन फिर भी भक्तों में एक मानना है कि दर्शन सिर्फ 10वें तारीख ही लेना है, अगर उसी दिन लेंगे तो मोक्ष मिलता है। इसे करके एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है। इसकी वजह से पूरा जितने भी लोग तिरुपति आते हैं ना, पूरा वही उसी दिन दर्शन के लिए इंतजार करते हैं और टीटीडी पूरा उस दिन के लिए 1,20,000 जैसे 3 दिन के लिए टिकट इश्यू करने के लिए पूरा इंतजाम किए थे। और लेकिन ये जो 10 के वैकुंठ एकादशी दिन के लिए टिकट पाने के लिए इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है और ये जो बाकी 10 दिन का है वो टिकट अभी चालू है। अभी 12th का दिन का टिकट चालू है अभी। जी जगदीश, फिलहाल इन सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता जगदीश नायर तिरुपति से हम तक ताज़ा जानकारी ये पहुंचा रहे थे कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू करीब 1 बजे तिरुपति वहां पहुंचेंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि 6 श्रद्धालुओं की इस समय मौत की खबर है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और जिन 6 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें एक शव की पहचान हो चुकी है। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली के चुनावी दंगल से जुड़ी हुई। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप दिख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली के चुनावी घमासान की। जी हां, दिल्ली में बंगले को लेकर सियासी संग्राम इस समय जारी है। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर झूठे होने का आरोप लगा रही हैं। तो इस बीच विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और आप एक दूसरे से अलग होकर चुनाव जरूर लड़ रही हैं और अब ममता बनर्जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और सपा के अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इन सबके बीच दिल्ली में राजनीति का तीसरा कोण बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने लोगों को लोक लुभावन वायदों की शुरुआत भी कर दी है। यानी दिल्ली की जंग अब इंटरेस्टिंग, रोमांचक होती जा रही है। दिल्ली में पड़ रही कड़कड़ाती सर्दी के बीच बुधवार को जब धूप खिली तो दिल्ली वासियों को तपिश का एहसास हुआ और इसकी जद में तमाम राजनीतिक दल भी आ गए, जिसकी तस्वीरें हमें दिल्ली के कोने कोने से देखने को मिली। एक तस्वीर में सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर दिखे, तो वहीं भाजपा नेता आतिशी मारलेना के आवास पर पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि आखिर 17 AB मथुरा रोड से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी, तो आतिशी मारलेना क्यों नहीं चला सकती। यहाँ पर आतिशी मारलेना कब से रह रही हूँ। शीला दीक्षित ने यहाँ से सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया।
इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया, नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? मुख्यमंत्री आवास के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी उसकी आज पोल खुल गई। वो कह रहे थे वहां सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहां पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? तो दिल्ली के इस चुनावी समर में घमासान और रोमांचक होता जा रहा है। दिल्ली में राजनीति का तीसरा कोण बनाने के चक्कर में कांग्रेस लोगों को अब लोक लुभावन वायदों से लालच दे रही है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर देने वाली जीवन रक्षा योजना की घोषणा भी कर डाली है। विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। कांग्रेस का अपनी एक नीति है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन राज्यों में ये स्कीम लागू है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को ढोंगी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि को शीश महल विवाद ने तोड़ दिया है। शीश महल होने से जो एक आम आदमी की एक तस्वीर बनाते थे और जो ढोंग रखते थे कि मैं साधारण जीवन जीता हूं, वो टूट गया है। ये जिन वायदों से आए थे और जो तस्वीर अपनी बना कर आए थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं साधारण जीवन जीऊँगा, मैं बंगले घर नहीं लूँगा, ये कम से कम और किसी ने नहीं किया। तो ढोंग तो आपने रचा था, सवाल आपके ढोंग पर है। आपकी विलासिता, आपकी अय्याशी, आपकी मौज मस्ती, किस तरीके के घर आपने बनाया, वो तो अपने में सवाल है ही। लेकिन सबसे खराब ये है कि आपने जो ढोंग रचा है, जो आपने जनता का बेवकूफ़ बनाया है, जो आम आदमी साधारण आदमी बनने का आपने एक ढोंग रचा है, सवाल उस पर उठता है। तो दिल्ली में चुनावी बिगुल बजते ही चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां इस समय जी तोड़ कोशिश कर रही हैं लोक लुभावन वायदों के साथ जनता को प्रभावित करने के लिए। हमारे साथ इस समय संवाददाता हमारे धीरज कुमार जुड़ गए हैं। आइए धीरज से जान लेते हैं दिल्ली का चुनावी दंगल इस समय कितना रोमांचक होता जा रहा है। धीरज, अगर आज की बात करें तो आज भी दिल्ली में कई गतिविधियां होने वाली हैं। अगर आज की बात करें तो बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक है। इसके साथ साथ धीरज, इंडी गठबंधन में भी फूट अब साफ दिखती हुई नजर आ रही है। जहां लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस साथ थी, यहां अलग है, लेकिन इंडी गठबंधन के अलग अलग राजनीतिक दल इस समय आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जो दिल्ली का जो पारा है वो आज भी कह सकते हैं कि तेज होने वाला है, क्योंकि जो सबसे अहम बात है कि जो जब से आम आदमी पार्टी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया है, अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तभी से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में करवाहट वो देखने को मिलने लगी, जबकि दोनों दल के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। खास करके मैं बताऊं कि जब से संदीप दीक्षित ने जो आम आदमी पार्टी के जो पुराने चिट्ठे को खोलना शुरू किया, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि कैसे संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको ढोंगी बताया और कहा कि एक सीधे साधे चप्पल में जीने वाला आदमी जो कहता था मैं तो सीधा आदमी हूँ, चप्पल पहनता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगले नहीं लूँगा, उसने अपने अय्यासी के लिए या अपने विलासिता के लिए किस प्रकार से शीश महल का निर्माण किया और कैसे जनता के जो भावना है उसके साथ खेला है। क्योंकि उन्होंने जो कहा वो उन्होंने पूरा नहीं किया। कैसे उन्होंने शीला दीक्षित पर सवाल उठाए थे कि शीला दीक्षित के घरों में 13 एसी है। हमें तो बहुत दर्द होता है कि आखिरकार एक मुख्यमंत्री 13 एसी में रहती हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि उनके जो बाथरूम है, बाथरूम में उन एसी लगा हुआ है। तो ऐसे जो बातें पहले अरविंद केजरीवाल ने कही थी, लेकिन उसी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने लिए एक तरीके से शीश महल का निर्माण किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का शीश महल कह रही है, उस मुद्दे पर जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी घटती दिख रही है। जहां तक आपने करवाहट की बात की,
ये बात सही है कि जब से कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आई है, तब से जो बाकी जो इंडी गठबंधन के दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे सपा के अखिलेश यादव हों, इन सभी, या हम कह सकते हैं कि यूबीटी के उद्धव ठाकरे हो, इन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला जरूर किया है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इंडी गठबंधन में दिल्ली के चुनाव को लेकर एक दरार जो है वो बनती दिख रही है। जहां तक बात आपने चुनावी मुद्दों की करी, जहां तक बात आपने दिल्ली के तापमान की करी, तो दिल्ली में आज की जो सबसे बड़ी गतिविधि है वो ये है कि जो दिल्ली जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनको जो टिकट वितरण का उन्हें आज भी इंतजार है। और कल जैसा कि कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक होने वाली है, और सीईसी की बैठक के बाद जो दिल्ली जो विधानसभा चुनाव के लिए जो दूसरी लिस्ट है, उस दूसरी लिस्ट की घोषणा हो सकती है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में करीब 30 नाम आने की संभावना है। तो एक तो पक्ष ये है, दूसरी चीज ये है कि दिल्ली जो बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आना बाकी है। जैसा कि आपने ही खबर में दिखाया कि बाकी राजनीतिक दलों ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने एक तरीके से खूब लोक लुभावन वायदे जनता के लिए किए हैं। कांग्रेस ने कल जो एक स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, 400 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने वायदा किया है। तो एक तरीके से जो रेवड़ी बांटने का जो कल्चर रहा है, जिसे कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, उस रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने भी एक तरीके से दिल्ली की जनता के लिए खूब वायदे किए हैं। जी बिल्कुल धीरज, तो हालांकि दिल्ली का मौसमी तापमान जरूर गिर रहा है, ठंड जरूर बढ़ रही है, लेकिन जो चुनावी तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में मुकाबला जो है वो बेहद ही रोमांचक होता जा रहा है। धीरज, फिलहाल सभी जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में 6 नए कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें यमुना किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, मां अलोप शंकरी कॉरिडोर, नाग वासुकी मंदिर कॉरिडोर, पड़ेला महादेव कॉरिडोर और तक्षक तीर्थ कॉरिडोर शामिल हैं। इसके बाद योगी वीआईपी घाट पर जल पुलिस के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए केवल राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें, महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ मेला परिसर से थोड़ी ही दूर पर टेंट सिटी भी बसाई गई है। मेले में लोगों के लिए बनाए जा रहे टेंट सिटी में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। टेंट सिटी का जायजा लिया है डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ 2025 को बेहद खास और यादगार बनाने के लिए मेला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग और तमाम उद्यमी भी लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं का जो अनुभव है वो दिव्य और भव्य हो। यहाँ टेंट सिटी बसाई गई है और टेंट सिटी में अलग अलग तरह के कॉटेज हैं जहाँ पर लोग रुकने का आनंद उठा सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको अंदर चलकर कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस टेंट सिटी में। आप जो तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो बड़े बड़े होटलों में होती हैं वो सुविधाएं आपको यहाँ पर टेंट सिटी में मिलेंगी। तो इस तरह की कई टेंट सिटी बसाई गई हैं जहाँ पर रुकने का आनंद उठाया जा सकता है। तो हम इस बार देख रहे हैं महाकुंभ मेला में तमाम खास चीजें हैं। मेला प्रशासन ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहली बार है और इस तरह से जो टेंट सिटी का कल्चर हम देख रहे हैं। आप कच्छ जाएं, वहां पर टेंट सिटी देखेंगे। आप गुजरात के तमाम बड़े पर्यटन स्थलों पर जाएं, चाहे वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो या कच्छ हो, वहां पर उस तरह की टेंट सिटी अब आप प्रयागराज में
महाकुंभ के दौरान देख सकते हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। तो अगर आप महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो आपके पास तमाम विकल्प मौजूद हैं यहाँ पर रुकने के और यहाँ घूमने फिरने के। तो इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं, उसमें से टेंट सिटी भी है जो बेहद खास है। कैमरामैन पूर्ण कुछ शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो महाकुंभ को दिव्य, भव्य, अलौकिक, अविस्मरणीय, अद्वितीय बनाने के लिए तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हमें दिखने वाला है कि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचने वाले हैं। हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र प्रयागराज से जुड़ गए, शैलेंद्र से ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, टेंट सिटी को तमाम सुविधाओं से लेस किया गया है। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी के महीने में ही दूसरी बार प्रयागराज का दौरा करने वाले, 6 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले। क्या है ये नए 6 कॉरिडोर और कैसे रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम? देखिए, हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं और जो 6 कॉरिडोर हैं इसके जरिए ये सुविधा दी जाएगी जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। चूँकि अमृत स्नान जो होना है 13 को और फिर 14 को, हम जानते हैं कि अलग अलग महत्वपूर्ण तारीखों पर ये अमृत स्नान होना है। तो दरअसल ये कोशिश की जा रही है कि जो बड़ी भीड़ आएगी वो उनको कोई दिक्कत न हो, इसलिए तमाम कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सिलसिले में आ रहे हैं। पहले भी हम देखें कि प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया जो मेला स्थल में बनाया गया है। तो दरअसल ये पूरी तैयारी की गई है। दिव्य भव्य के साथ आप डिजिटल महाकुंभ जोड़ लीजिए। और ये दिव्य भव्य डिजिटल क्यों है ये मैं बताना चाहूँगा। दिव्य इसलिए चूँकि 144 वर्षों बाद वो मुहूर्त आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि महाकुंभ 2025 होने जा रहा है प्रयागराज की धरती पर। और उसमें ये खास मुहूर्त है, चूँकि वैसे कुंभ तो 12 साल बाद होता है, अर्ध कुंभ 6 साल बाद होता है, लेकिन इस बार जो महाकुंभ का मुहूर्त है वो 144 वर्षों बाद आ रहा है। इसलिए बहुत आकर्षण है लोगों में, इस उत्सुकता है महाकुंभ को लेकर। इसलिए इस बार का जो महाकुंभ है वो दिव्य है, भव्य इसलिए है। आप देखिए कि तकरीबन 12 किलोमीटर से ज़्यादा अस्थायी जो स्नान करने के लिए तट बनाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो जिससे कि सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो जो श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। और कहा जा रहा है कि अगर एक दिन में 10 करोड़ लोग भी आ जाए, हम जानते हैं मौनी अमावस्या जैसे दिनों में अमृत स्नान को बड़ी संख्या में लोग आएंगे चूँकि उसका विशेष महत्व है, तो उस लिहाज से तैयारी की गई है। आप देखें उस लिहाज से राजसी पथ एक अलग से बनाया गया अखाड़ों के लिए, जिससे कि अखाड़ों के लोग जो स्नान करने आते हैं, हम जानते हैं कि उसका बड़ा आकर्षण होता है, जो श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये दिव्य और भव्य और डिजिटल क्यों है इसलिए ये बताना जरूर चाहूँगा यहाँ पर भावना कि जो भी आप बिजली के खंभे देखेंगे वहाँ पर QR कोड लगे हुए हैं। कोई शिकायत हो तो उस QR कोड को स्कैन करके श्रद्धालु दर्ज करा सकते हैं। आप प्रयागराज आए तो सारी जानकारी एक वेबसाइट पर मौजूद है, किस तरह के रहने की सुविधा है, कहाँ कहाँ रहा जा सकता है, और पूरी ऑनलाइन हाजिरी है। पुलिसकर्मियों की ऑप्टिकल फाइबर 192 किलोमीटर तक बिछाए गए हैं। तो सब कुछ डिजिटल है जिससे कोई दिक्कत ना हो। AI का पहली बार इस्तेमाल पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से कहे इस बार भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ मनाया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं जो कॉरिडोर की शुरुआत कर। बिल्कुल, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज पहुंच रहे हैं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, तैयारियों की निरीक्षण करने के लिए। ऐसे में इस बार का महाकुंभ हम सबको दिव्य, भव्य और डिजिटल मिलने वाला है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी महाकुंभ से जुड़ी खबरें। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। कड़कड़ाती ठंड की, हाड़ कपाने वाली ठंड की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में काफ़ी ठंड पड़ रही है।
पश्चिम मध्य भाग समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ स्थानों में आज और कल 2 दिन कोहरा छाए रहने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में भी अगले 2 दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं आज सुबह दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर छाई रही। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी लोग अलाव को घेरे बैठे हुए हैं। कोहरे के कारण पिछले सप्ताह से रेल और हवाई सेवाएं भी काफी प्रभावित हो रही है। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। साथ ही कई उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो इस समय उत्तर भारत में सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं। इस समय काफी ठंड पड़ रही है और अगले कुछ दिन भी दिल्ली को तो फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई नहीं नजर आने वाली है, क्योंकि दिल्ली का तापमान और गिरने वाला है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली का तापमान 5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में स्कूल्स को भी ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जो बेघर लोग हैं वो फिलहाल रैन बसेरे और अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हायल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भारत और यूके के बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव साझा करने की जरूरत पर जोर दिया। ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि दोनों देशों के युवा और महिला सांसदों को एक दूसरे के साथ नियमित संवाद करना चाहिए ताकि बेहतर समझ और सहयोग बढ़ सके। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत में इस समय संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने का मुख्य आधार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिटेन सरकार में मंत्री पैट मैकफैडन के साथ भी बैठक की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार और विनिमय, लोगों के बीच बेहतर संपर्क और मजबूत आर्थिक संबंधों से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडिया हाउस में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि आप सभी भारत से दूर हैं, लेकिन आपका दिल और संस्कृति अभी भी भारत की है। मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत, कार्यकुशलता के कारण भारत का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा होगा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी भीषण आग अब तेजी से शहर की तरफ फैल रही है। इस भीषण आग के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तबाही को देखते हुए आग को अब तक की ऐतिहासिक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। आग की चपेट में अब तक हजारों इमारतें आ चुकी हैं। लॉस एंजलिस से इस हादसे की भयावह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि आग के कारण इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। तेज हवाओं के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आग की वजह से लगभग 1.5 लाख घरों की बिजली गुल रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो इस समय लॉस एंजलिस के जंगलों में आग बेकाबू है। साथ ही साथ जो चुनौती बन रही है वो तूफानी हवाओं के साथ बन रही है, क्योंकि तूफानी हवाओं से आग लगातार तेजी से फैल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और अब तक की इसको ऐतिहासिक प्राकृतिक आपदा भी घोषित कर दिया जा चुका है। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बड़ी त्रासदी करार दिया है। ट्रंप ने इस आपदा में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने इस आपदा से निपटने में नाकाम रहने वालों के लिए गवर्नर न्यूसम की आलोचना भी की है। What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know. You know, you talk about a tax base. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. This is a true tragedy. नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। नया सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छूट जाते हैं महाकुंभ के उस थीम सॉन्ग के साथ जिसे आकाशवाणी और दूरदर्शन ने तैयार किया है। ऑडियो थीम सॉन्ग जय महाकुंभ को रतन प्रसन्ना ने गीत दिया है। आप लीजिए इस गीत का आनंद, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है।